हेलो माय चैम्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। मुझे पता है बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे चैंपियंस जो मुझे जानते होंगे और कुछ ऐसे चैम्प्स होंगे जो नहीं जानते। कोई बात नहीं बेटा, आज की क्लास खत्म होने के बाद आप भी इस क्लास के फैन बन जाओगे और आपको भी मैथ से डर लगने वाला जो भी चीजें अंदर बैठी हुई है ना, वो सब भाग जाने वाली हैं और आप भी जान जाओगे अपने प्यारे आनंद सर को। चाहे आनंद सर बोल दो, चाहे आनंद भैया बोल दो, जो भी बोलना है, जिस तरीके से भी बोलना है बेटा, आप मुझे बोल सकते हो क्योंकि आप हो मेरे प्यारे प्यारे चैंपियंस। तो बच्चों, आज क्या है होने वाला है खास। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 1 की शुरुआत, जिसको वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। क्योंकि आज की क्लास के बाद मैं आपको दावे के साथ ये श्योरिटी देता हूं कि आज की क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। तो बस अंत तक जुड़े रहना और क्लास को देखते जाना, नोट्स बनाते जाना, क्योंकि बेटा जब किसी चीज की शुरुआत करते हैं और वो चीज पहली बार हो रही हो ना, तो उसका प्रॉपर नोट्स बनाना कंपलसरी है। चलिए स्टार्ट करें। नंबर सिस्टम क्लास 9th यानी वन शॉट में आज हम कंप्लीट करेंगे। बस एक चीज प्रॉमिस करना मेरे चैम्प्स, एक चीज आपको प्रॉमिस करना है कि अंत तक बस जुड़े रहना, बिल्कुल घबराना नहीं है। धीरे धीरे आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, नोट्स बनाते जाना, क्योंकि हम क्लास 8 से क्लास 9th में आए हैं तो बहुत कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको 8th में भी पढ़ा दी गई थी, लेकिन 9th में कुछ आपको उसमें एड ऑन कर दिया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें मेरे चैम्प्स, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी वन शॉट आज हम 2 डेज टॉपिक्स में, आज के टॉपिक्स में हम क्या क्या कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा बेटा, ऑफ कोर्स आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा, आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरा, उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे थ्रू द पॉइंट यानी एक एक पॉइंट। जैसे आपको रेशनल नंबर्स पता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट सीख करके उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। फिर हमें क्या करना है, रेशनलाइज करने के लिए उसका कॉन्सेप्ट पढ़ के उस पर क्वेश्चन बेस्ड करेंगे। दो रेशनल के बीच में मल्टीपल इरेशनल या मल्टीपल रेशनल फाइंड करना है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स, इंटीजर्स के बारे में, रियल नंबर्स के बारे में, नंबर्स के बारे में, सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं मेरे चैम्प्स। तो स्टार्ट करें। तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूरा दिल वाली इमोजी और हार्ट वाली इमोजी बना करके अपनी अपनी प्रेजेंटी लगा दो और बता दो कि सर कैसा जोश है, हाई जोश। चलो बेहतरीन, आइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा व्हाट इज द रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स को जो हम कैपिटल आर से अगर दिखाएं तो ये रियल नंबर्स होता क्या है। तो बेटा थोड़ा सा हम अपने पुराने जमाने में, यानी आप तो नहीं, हम तो नहीं, हमारे जो पेरेंट्स, दादा परदादा रहा करते थे, जो जहां से मैथ्स की शुरुआत हुई उस जमाने में चलते हैं। आइए फ्लैशबैक वापस चलते हैं और उसको समझते हैं। तो बेटा जब नंबरों की फैमिली का डिसीजंस लिया जा रहा था, जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर आपके घर में फैमिली मेंबर्स में देखा जाता है तो अगर दादाजी दादी जी है तो टॉप लेवल, उसके बाद उनसे श्रृंखलाएं निकलती है ना, उनसे ब्रांचेस निकलती हैं। आपके पापा जी, उनके भाई यानी आपके बड़े पापा या फिर अंकल, फिर उनसे भी अलग आपके पापा की बहन मतलब आपकी बुआ जी, उनसे अलग अलग सीरीज ऐसे बनती चली जाती है और फैमिली बहुत बड़ी चली जाती है। लेकिन उन सभी फैमिली का एक हेड होता है और वो हेड आपके या तो ग्रैंड पेरेंट्स या तो फिर आपके पेरेंट्स होते हैं ना, हर परिवार में होते हैं। वैसे ही जब नंबर फैमिली का मतलब जब बहुत सारे नंबर यूनिवर्स में मिल गए तो सारे नंबर आपस में लड़ाई करने लगे का मतलब कि वो बोलने लगे भाई मुझे भी तो फैमिली बनाओ, मुझे भी तो बताओ कि मैं किस फैमिली में जाऊं, मैं रियल नंबर्स में जाऊं, मैं इरेशनल में जाऊं, मैं रेशनल में जाऊं, मैं इंटीजर्स में जाऊं। सब आपस में लड़ने फिरने लगे। तब एक बात याद की गई, यानी जब हमारे जो मैथमेटिशियंस बहुत बड़े बड़े हमारे दादाजी मतलब बहुत ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, उन्होंने एक डिसीजंस लिया कि एक काम करते हैं, हम सभी नंबर्स की फैमिली को एक नाम देते हैं। जैसे हमारी सभी फैमिली के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो हम नाम देते हैं ग्रैंड पेरेंट्स जो हमारे साथ रहते हैं। वैसे ही इस पूरी फैमिली का, इस पूरे नंबर्स का जो डेटा बनाया गया, उस फैमिली का नाम दिया गया क्या बेटा, रियल नंबर्स। क्या बोला गया, रियल नंबर्स। कि दुनिया के सभी नंबरों को अगर कंक्लूड किया जाए और उसको एक नाम से पुकारा जाए तो वो नाम होगा बेटा आपका क्या, रियल नंबर्स। अरे समझा, दिमाग में फिट हो गया ना। देखो कितना अच्छा से समझ रहे हैं बेटा। अब भैया रियल नंबर्स हैं तो जैसे आपके दादाजी के मान लो 2 लड़के, तो दो श्रृंखलाएं बढ़ जाएंगी, 2 ब्रांचेस आ जाएंगे। वैसे ही रियल नंबर्स ने बोला भैया एक काम करो, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे जो 2 बच्चे हैं कौन कौन से, मेरे पहला बच्चा जो होगा उसको मैं नाम दूंगा रेशनल,
रेशनल ही क्यों बोला गया बताता हूं बेटा। दूसरा इरेशनल, भैया इरेशनल ही क्यों बोला गया वो भी बता देता हूं बेटा। इरेशनल को कभी कहीं कहीं पर कैपिटल W से दिखा देते हैं और रेशनल को कहीं कहीं पर Q से दिखा देते हैं, आपकी मर्जी, जिस नाम से आप दिखाना चाहो दिखा सकते हो। आ जाओ भैया। तो बेटा जब रियल नंबर्स को डिराइव किया जा रहा था तो कुछ कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो साइड लेने लगते हैं। जैसे कोई एक रिच पर्सन होता है, एक मतलब रिच पर्सन नहीं, गरीब पर्सन ऐसे मान लेते हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो जितने रिच वाले यानी थॉट वाले होते हैं वो फटाफट रिच वाले के पास पहुंच जाते हैं, और जो चापलूसी वाले करने वाले बेचारे नहीं होते, जो सीधे साधे होते हैं, उनको सीधे साधे लोग ही पसंद आते हैं, ज्यादा लोग पसंद आते नहीं है। तो वैसे ही जब बहुत सारे नंबरों का डेटा इसमें इंक्लूड हुआ तो कुछ कुछ अपनी पार्टी बनाने लगे। एक ने बनाया रेशनल और दूसरे ने बनाया इरेशनल। रेशनल बनाते ही इसमें एक डिफिनेशंस दी गई कि भैया जब ये दोनों आपस में लड़ने लगे कि मेरी फैमिली अलग बनाओ, तुम्हारी फैमिली अलग बनाओ, तब इन भाई साहब के ऊपर सर चकराने लगा। तब इन्होंने बोला कि एक काम करो, मैं कुछ तुम्हें एक डायरेक्शंस देता हूं, उस डायरेक्शंस पर जो सेटिस्फाइड करेगा वो इस फैमिली में रहेगा, जो नहीं करेगा वो इसमें रहेगा। तब वो आई डेफिनेशन। क्या आई बेटा? रेशनल नंबर्स। तब उन्होंने बोला रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है? तब उन्होंने डेफिनेशंस दी कि दोज नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P by Q, एक ऐसे नंबर्स, जो भी डेटा आप नंबर ढूंढ के लाओगे वो सारे के सारे नंबर्स P by Q यानी न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, साथ में जो डिनोमिनेटर हो कभी भी जीरो ना हो, और P और Q जो हो वो बिलोंग्स करते हो इंटीजर्स के साथ। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, मतलब जो भी नंबर्स होते हैं या को प्राइम नंबर, जो भी को प्राइम नंबर बोल दो, इंटीजर्स बोल दो, मैं आगे वो बताऊंगा आपको। तो भैया जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं यानी जो इस कैटेगरी को सेटिस्फाइड करेंगे वही उन्हीं को इजाजत मिलेगी कि रेशनल वाले घर में आपको आकर के रहना है। तो भैया इनकी क्या बात आ गई, ये तो रेशनल थे, अब इरेशनल के मतलब जो इरेशनल ना हो, तो भैया अगर ये P by Q को फॉलो करेंगे तो ये P by Q को फॉलो नहीं करेंगे। तो वहीं पे इनकी डेफिनेशंस बन गई, दोज नंबर्स विच आर नॉट इन द प्रेजेंट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q, चाहे A एंड B जो भी आप लेना चाहते हो, यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, वो इंटीजर्स हो, को प्राइम हो, वो सेटिस्फाइड नहीं करते हो तो इरेशनल है। तो भैया ये जो इरेशनल है ना, कुछ सेकेंड मतलब इसका 5% हम इस क्लास 9th में थोड़ा बहुत देखेंगे, 5%, 1%, 2% मान लो, 1 से 5%। बाकी का जो वेटेज इसका रहेगा ना बेटा वो 95% क्लास 10th में, क्योंकि जो पहला चैप्टर क्लास 10th का आप जब रिविजन्स करोगे, जब पढ़ोगे बेटा रियल नंबर्स में, उसमें इसका सबसे बड़ा वेटेज रहता है। हम क्लास 10th में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जो 5% है उसको हम लास्ट में देख लेंगे। आज के लिए आज के कॉन्टेक्ट में इसका इतना वेटेज नहीं है, ना आपकी क्लास में कोई वेटेज है। जो क्वेश्चन इस पर आते हैं वो मैं आपको करा दूंगा, उसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा, डेफिनेशंस भी आपको समझा दूंगा। आ जाइए भैया इस फैमिली में। अब इन फैमिली में बहुत सारे नंबरों ने तो अपना अपना जगह बना लिया। अब तुम्हें भी पता है बेटा कि जब एक बहुत बड़ा घर होता है तो उसमें अगर बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो सबसे अच्छे अच्छे रूम जो होते हैं ना, रूम्स वगैरह कुछ भी, तो अच्छे रूम्स, अच्छी क्वालिटी, अच्छी एयर कंडीशनर की जगहों पर फटाफट भागते हैं। बचे खुचे जो बेचारे होते हैं वो लास्ट में जाते हैं। तो वैसे ही फिर इनमें ही टूट फूट होने लगी, क्योंकि भाई कुछ अच्छी चीजें कुछ बुरी चीजें निकलने लगी। तो इनमें जब होने लगी तब इनको भी 2 पार्ट में, अब ये इस फैमिली के 2 पार्ट बने, तो इन भाई साहब ने भी बोला एक काम करता हूं मैं भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। तो इन्होंने 2 पार्ट में फिर से डिवाइड कर दिया अपने आप को भी, कि बोला एक ऐसी फैमिली मानी जाएगी कि जो नॉन इंटीजर्स बनेगी, यानी नॉन इंटीजर्स बनेगी। जो नॉन इंटीजर्स, अभी इंटीजर्स क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। और दूसरा एक इंटीजर्स की फैमिली में काउंट किए जाएंगे। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जब नाम दिया जा रहा था तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि देखो दुनिया में जितने भी नंबर्स आपको प्रेजेंट फॉर्म में दिखेंगे वो 2 शेप में दिख जाते हैं। एक या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होता है, जिसका नेचर बता सकते हो कि ये पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। और तीसरा होता है 0, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तब उस पूरी फैमिली को बोला गया कि इंटीजर्स। अब जैसे ही उस पूरी फैमिली को इसके अंदर कंक्लूड किया गया तो ये भी 3 पार्ट में बढ़ गया। 2 पार्ट में बन गया। कौन सा? एक नेगेटिव फॉर्म में कि भैया तुम
नेगेटिव फॉर्म में जो भी डेटा आएंगे या नेगेटिव नंबर्स जो भी होंगे उनको हम इसके कैटेगरी में रखेंगे। और दूसरा, पॉजिटिव और जीरो को मिला करके एक नया नाम दिया गया, उस नाम को बोला गया होल नंबर। क्या बोला गया बेटा? होल नंबर्स। यानी होल नंबर्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं अभी मैंने बताया। होल नंबर्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? सर जी आपने तो दो चीजें बताई, क्या क्या? एक जीरो बताया और एक पॉजिटिव बताया। क्या बताया? एक जीरो बताया और एक पॉजिटिव बताया। तो सर जो पॉजिटिव होता है ना, उसी का नाम नेचुरल नंबर होता है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये पूरी की पूरी फैमिली का स्ट्रक्चर होता है। अब आप पूछोगे सर इंटीजर्स की तो फैमिली हो गई, नॉन इंटीजर्स क्या होते हैं? बेटा बचे हुए जो नंबर्स जो इंटीजर्स की कैटेगरी में ना आते हो, यानी आपका जैसे भी नेगेटिव नंबर्स की बात करेंगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो को छोड़ करके कुछ ऐसे नंबर्स जो इस कैटेगरी में आते हैं वो नॉन इंटीजर्स की कैटेगरी में डाले जाते हैं। उतना जैसे इरेशनल को भाव नहीं दिया जाता क्लास 9th में, वैसे इन पर भी हम ध्यान उतना नहीं देते। तो बेसिकली हमारा पूरा चार्ट बन करके तैयार हो गया है। अब वन बाय वन इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इन पर बेस्ड क्वेश्चंस हमको निपटारा कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो तो सबसे पहले एक बार लेट्स रिकॉल करते हैं और फटाफट रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने के लिए क्या करेंगे? ये तो कलर नहीं दिख रहा तो दूसरा कलर ये वाला ले लेते हैं। तो चलो बेटा, सबसे पहले रियल नंबर्स को डिफाइन करने के लिए दो कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन से में? सर रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल की कैटेगरी को क्या बोला जाता है? सर रेशनल को बोला जाता है दोज नंबर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q, जो p by q के फॉर्म में होते हैं और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड एज, और p और q इंटीजर्स बनते हैं, इज कॉल्ड एज अ रेशनल नंबर। इरेशनल इसी का सगा भाई है, जुड़वा भाई है, कॉन्जुगेट भाई है, जुड़वा भाई बोल सकते हैं, कॉन्जुगेट पेयर बोल सकते हैं, मतलब इसका अपोजिट ब्रदर ऐसा बोल दो। तो जो p by q के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते उसको इरेशनल के फॉर्म में बोला जाता है। अब इरेशनल की कैटेगरी भी होती है, वो आगे हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद रेशनल में भी तोड़फोड़ होने लगी तो इनको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक नॉन इंटीजर्स, एक इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को डिफाइन करने के लिए बोला गया कि इंटीजर्स की कैटेगरी में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो दुनिया के सभी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वाले नंबर्स कंक्लूड किए जाते हैं इंटीजर्स के अंदर। लेकिन इंटीजर्स अपने आप को डिफाइन करने के लिए फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया। क्या क्या? नेगेटिव और होल नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर में सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, जितने भी नेगेटिव आते हैं सारे नेगेटिव नंबर्स इसमें आ जाते हैं। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जिसमें जीरो और पॉजिटिव, जीरो और पॉजिटिव, नेचुरल नंबर का मतलब ये बेटा एक से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाते हैं और इसमें केवल और केवल जीरो होता है। तो जीरो और एक से लेकर के इनफाइनाइट ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जिसको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में याद करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है, ये कंटिन्यूअस नंबर है, जिसको हम हमेशा अपनी लाइफ में कंक्लूड करते हैं यानी इंक्लूड करते हैं, जिसकी वजह से हम अपना कुछ भी डेटा यूज करना होता है तो हम इसी नंबर का यूज करते हैं। तो डेली लाइफस्टाइल में यानी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले नंबर्स प्लस जीरो, इनको मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर्स। तो डेफिनेशंस भी यहां से भी बन जाती है। व्हाट इज द होल नंबर्स? Those numbers which are start from the zero and goes to infinite, जो जीरो से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी पॉजिटिव नंबर्स क्या कहलाते हैं बेटा? दोज नंबर्स विच आर स्टार्ट फ्रॉम 1, जो एक से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाते हैं वो हमारे पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? दिमाग में, मगज में फिट हो गया एकदम? बहुत आराम से समझाया मेरे चैम्प्स, बहुत धीरे धीरे, मजा आया, बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया। एक बार ऐसा पढ़ लो ना तुम्हें 10th पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ना 11th, आगे जितनी बार भी नंबर्स होगा तुम्हारे डेटा दिमाग में छप चुका होगा। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर? सारी चीजें क्लियर हो गई, रियल नंबर्स पूरा अच्छे से दिमाग में फिट हो गया, वेरी गुड। चलो अब रियल नंबर के बेस पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ध्यान से उसी डेफिनेशंस को पढ़ना और ध्यान से समझना। इस चार्ट को माइंड में फिट कर लिया हमने? हाँ जी सर। सर रियल नंबर से छोटा क्या होता है? रेशनल। रेशनल से छोटा क्या होता है? इंटीजर्स। इंटीजर से छोटा क्या होता है? होल। होल नंबर से छोटा क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आओ जरा उसी को कंक्लूड करते हैं इस बड़े से छोटे सर्कल में। सर रेशनल नंबर बड़ा होता है, उससे छोटा क्या होता है? इंटीजर्स। उससे छोटा क्या होता है? होल। उससे छोटा क्या होता है? नेचुरल नंबर। अब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, इस पर 9th में भी आता है और इस पर 10th में भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में बेटा, तो सुनना ध्यान से। अब मैं आपसे पूछता हूं, तो जब हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं और पॉसिबल में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन पूछा जाए, तो हमेशा याद रखना कि उसका आंसर हमें कैसे देना है। जैसे मैंने पूछा, सारे के सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ मेरे चैम्प्स। सारे के सारे रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर्स मैंने क्या लिखा? जो p by q के फॉर्मेट में हो, तो ये 3/5 ये तो रेशनल नंबर्स हो गया।
होल नंबर क्या होते हैं, 0 होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, डेडस इनफाइनाइट जो कंप्लीट नंबर होते हैं। ये कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, डेसिमल के फॉर्म में आएगा, रिकरिंग जो भी आगे आता जाएगा वो हम आगे देख लेंगे। ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट फॉर्म में है। तो होल नंबर तो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, तो सारे के सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं? मैं बोलूंगा ना जी ना ना। तो आज से तुम्हें क्या याद रखना है, जब जब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, जब जब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, हमारा आंसर हमेशा फॉल्स माना जाएगा। जब जब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, बड़े वाले गोले से छोटे वाले गोले की तरफ जाएंगे, हमारा आंसर हमेशा गलत माना जाएगा। और जब जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, यानी छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े, तो हमारा आंसर 100% ट्रू माना जाएगा, 100% ट्रू माना जाएगा। अब इसी पर ध्यान से रखते हुए फिर से सुनना, जब बाहर से अंदर, बड़े से छोटे या बाहरी गोल, बड़े वाले गोले से छोटे वाले गोले की तरफ जाएंगे, यानी बड़े वाली फैमिली से छोटे फैमिली की तरफ जाएंगे, यानी रेशनल से चाहे इंटीजर में जाए, रेशनल से होल में जाए, होल नंबर में, चाहे रेशनल से नेचुरल नंबर में जाए, चाहे इंटीजर से होल नंबर में, इंटीजर से नेचुरल नंबर में, या होल नंबर से नेचुरल नंबर में, हमेशा आंसर गलत होगा। और अगर आप अंदर से बाहर जा रहे हो तो हमेशा आंसर प्लस होगा। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? सर जी गलत। सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? सर जी गलत। सारे के सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? सर जी गलत। अब मैं उल्टा पढ़ूं, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? हाँ जी सर सही। सर कैसे हो सकते हैं? सर नेचुरल नंबर कहां से होता है? 1 2 3 होता है जी सर। होल नंबर कहां से होता है? सर होल नंबर 0 1 2 3 4 4 होता है। अब मैंने क्या पूछा, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल हो सकते हैं? हाँ जी सर। क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट होने के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो इसमें प्रेजेंट हैं, इसीलिए आंसर है। अब समझ में आ गया, तो इसी का एक्सप्लेनेशन ट्रू और फॉल्स में दे दो मेरे चैम्प्स। पूरी तैयारी के साथ में आया हूं बेटा, इतना दिमाग में फिट करा दूंगा कि इसके बाद दोबारा तुम्हें चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको श्योरिटी के साथ बोलता हूं। आ जाओ बेटा, ये 5-6 क्वेश्चंस का आंसर दे दो, पूरा जो भी अभी तक पढ़ा है सब आंसर आ जाएगा। बाहर से अंदर कोई जा ना सके, याद है ना, कोई बाहर से अंदर ना आ सके, गाना याद है ना, बस वही चीज। बाहर से अंदर नहीं आना है, अंदर से बाहर जाना है। बाहर से अंदर मतलब फॉल्स, अंदर से बाहर मतलब ट्रू। आ जाओ, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। जरा सोचना, पहले क्या आता है सर? रेशनल, उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद होल, उसके बाद नेचुरल, ये आता है ना। तो भैया होल से छोटा नेचुरल है, होल से छोटा नेचुरल है, मतलब बाहर से कोई अंदर ना आ सके, ये तो फॉल्स हो गया, खत्म आंसर हो गया ना बेटा। दूसरा, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। याद करो, पहले रेशनल, उसके बाद इंटीजर्स, रेशनल इंटीजर्स। तो भैया अंदर से कोई बाहर सब जा सके, ये रहा, अंदर से बाहर जा रहे हो ना आप, इंटीजर्स नीचे आता है रेशनल के, तो भैया ये ट्रू माना जाएगा। अरे माना जाएगा कि नहीं? उसके बाद एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, सारे रेशनल इंटीजर हो सकते हैं। फिर से, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, ये भैया बाहर वाले हैं, ये अंदर जा रहे हैं, तो खत्म कहानी, यानी फॉल्स हो जाएंगे। इसको पढ़ो, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं? होल नंबर, अंदर से कोई बाहर सभी जा सके, ये अंदर आता है ना, होल से छोटा होता है, तो ये बनेगा ट्रू। क्या हो जाएगा बेटा? ट्रू। अरे समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना, पूरा खत्म आंसर तुम्हारा। फिर एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, सारे इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं। फिर से याद रखो, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, ये बाहर वाला बंदा है, होल से बड़ा होता है ना, तो ये तो फॉल्स हो गया बेटा। और दूसरा, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, रेशनल नंबर बाहर वाला, होल नंबर अंदर वाला, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। काम खत्म। ठीक है बेटा, डन, समझ में आ गया। रेशनल था बाहर, होल था अंदर, तो भैया सारे के सारे रेशनल होल नहीं हो सकते, हाँ बल्कि सारे के सारे होल रेशनल नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे नेचुरल नंबर था, देखना ध्यान से, अगर यहाँ पे रेशनल लिखता तो ये ट्रू होता है, नेचुरल नंबर छोटा होता है होल से, इसलिए फॉल्स आया। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब तो कभी नहीं बोलोगे ना, वेल डन, गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां पर एक टॉपिक तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंटीजर्स, साथ में 10th भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, जो 10th में काम आएगा बेटा।
अब इसमें इंपॉर्टेंट इंटीजर्स क्या है बेटा, जो नाम बदल करके अपना भेष बदल करके आते हैं। जैसे आपकी फैमिली में भी एक नाम के दो तीन, मतलब ऐसा बोलो कि एक बंदे के कम से कम दो तीन नाम होते हैं, तो एक नाम बुलाओ, दोनों तीनों में से कोई बुलाओगे नाम वही आएगा। उसी तरीके से इंपॉर्टेंट इंटीजर्स में भी नाम अलग अलग होते हैं। अभी आपने पढ़ा था सर पॉजिटिव इंटीजर्स, याद है कौन होते हैं, वही जो नेचुरल नंबर यानी 1 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक होते हैं ना सर। तो सर ये नॉन पॉजिटिव क्या होगा, अभी के लिए छोड़ दो। सर आपने नेगेटिव पढ़ा था, हाँ जी सर, क्या होते हैं, -1 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक यही जाते हैं नेगेटिव नंबर्स, जी सर। तो सर नॉन नेगेटिव क्या होता है, अरे मेरे चैम्प्स, जब दो लोगों की बात की जाए जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हो, और पॉजिटिव और नेगेटिव वाली फैमिली में से अगर मैं नेगेटिव को हटा दूं तो बचेगा क्या, पॉजिटिव। इसका मतलब है सीधा सीधा ना सही उल्टा ये कान पकड़ रहे हैं। तो भैया पॉजिटिव का मतलब नॉन नेगेटिव और नेगेटिव का मतलब नॉन पॉजिटिव, यही आपका आंसर होगा। तो यानी पॉजिटिव इंटीजर्स बोले तो भी यही आंसर, और नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव ना हो तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों का नाम एक ही है, आंसर नाम अलग अलग है, आंसर एक ही है। इन दोनों का नाम अलग अलग है, आंसर एक ही है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीजर्स। इसको नोट बना करके साइड में रख लेना मेरे चैम्प्स, ठीक है, डन, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, चलो बेहतरीन मेरे चैम्प्स। आइए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट, सही है ना भाई, हाँ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बेटा कि फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अब भैया रेशनल नंबर दिमाग में फिट हो गया, क्या होता है, अरे वही सर जी जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, क्यू कभी भी 0 ना हो, और दूसरा इंपॉर्टेंट p और q हमारे लिए इंटीजर्स बनता हुआ दिखाई पड़े, ठीक है, डन। तो भैया इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि जब दो रेशनल नंबर के बीच में हम कितने, पहला टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा कि भैया दो रेशनल नंबर मतलब p बाई क्यू, जैसे मान लो 3/2 हो गया और 2/5, ये हमारा दो रेशनल नंबर है। अब इनके बीच में हम कितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, ध्यान रखना बेटा, यहां पर भी रेशनल है और यहां पर भी रेशनल है, तो ये गलती मत करना मेरे चैम्प्स। तो जब दो रेशनल नंबर दे दिए जाए, उनके बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हो, तो बोलना भैया हमको नहीं पता, कि हम इनफाइनाइट निकालेंगे, क्योंकि हमें आपने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, और जहां पर कभी ऑप्शन नहीं होता है तो उसका आंसर हमेशा अनलिमिटेड माना जाता है। यानी इन दोनों की कैटेगरी में एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है सर जी, क्या होता है सर जी, सबसे पहला काम डिनोमिनेटर को सेम करो, न्यूमरेटर प्लस डिवाइड बाई 2, न्यूमरेटर प्लस डिवाइड बाई 2। क्या बोला, सबसे पहला काम डिनोमिनेटर को सेम करो, डिनोमिनेटर को सेम करो और अप्लाई कर दो फॉर्मूला a प्लस बी बाई 2 का, काम खत्म। जैसे इन डिनोमिनेटर को सेम कर दूं तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 15/10, ये हो जाएगा 4/10। तो भैया 15 और 4 के बीच में कितना आंसर निकालना है, कितना आंसर निकालना है, कितना रेशनल नंबर्स निकालना है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप करते चले जाओ, सिंपल सा बनता चला जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है मेरे चैम्प्स, बढ़िया बेटा, क्लियर। अरे समझा कि नहीं बेटा, बस दोनों नंबरों को प्लस करो, डिवाइड बाई 2 करो, आंसर है। जैसे सिंपल सा दो तरीके होते हैं, पहला तरीका मैं आपको बता देता हूं, इजी सा। पहला तरीका डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद डायरेक्ट, जैसे मान लो ये 15/10 है और ये 4/10 है, तो इनके बीच में क्या क्या हो सकता है सर, इनके बीच में 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 9 8 7 6 5, ये सारे नंबर प्लस 14.1 14.2 ऐसे करके मल्टीपल इनफाइनाइट काउंट करते चले जाओ, आ जाता है। तो पहला तरीका बताया क्या सर, जब दो रेशनल नंबर के बीच में डिनोमिनेटर सेम ना हो तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करो, जैसे डिनोमिनेटर सेम कर दो न्यूमरेटर के बीच में काउंट करते हुए रेशनल बता दो। दूसरा तरीका, जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम ही हो, जैसे मान लो मैंने बोला कि 2 और 4
4 के बीच में रेशनल बता दो, तो मान लो 5 10 कुछ भी बताना हो तो 10 रेशनल नंबर कंक्लूड करना हो तो पहले क्या करोगे 4 + 2 क्या करोगे, बस यही फॉर्मूला a + b / 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी 2 + 4 / 2 बराबर कितना हो जाएगा 6/2 यानी आ जाएगा 3। इनके बीच में पहला रेशनल नंबर, फिर इन दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2, इन दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2 यहां पर मिलेगा, फिर इन दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2, इन दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2 यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, इन दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2 यहां, इन दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2 यहां पर, फिर उसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। जितना तुम्हें ढूंढना है ढूंढ लो, आपका आंसर मिलता चला जाएगा। तो 2 तरीके बताया मैंने आपको। पहला तरीका, जब आपके पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो डिनोमिनेटर को सेम करो और सेम करते ही उनके बीच में जितने भी नंबर मिल सकते हैं वो सारे नंबर लिख दो, वो आपका क्या बन जाएगा रेशनल नंबर। दूसरा, जब अब आप बोलोगे सर 14.1 कहां रेशनल नंबर है बेटा, अगर मैं इसको 141 डिवाइड बाई 10 लिख दूं तो आंसर सही है। हाँ जी, आंसर सही आ जाएगा ना, 10 से डिवाइड करने पर तो आता है। तो आप इस तरीके से रेशनल नंबर में प्रेजेंट कर सकते हो। तो जब कभी भी आपको रेशनल नंबर फाइंड करना हो टू रेशनल नंबर के बीच में, तो 2 तरीके अपनाओ। पहला, देखो डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को सेम करते ऊपर वाले डिनोमिनेटर में काउंट कर लो, नंबर मिल जाएगा। दूसरा, अगर डिनोमिनेटर ही नहीं है या डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं करना, दोनों को प्लस करो डिवाइड बाई 2, जितनी बार जितना चाहिए उतना ढूंढते चले जाओ, आपके पास आंसर आ जाएंगे, आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है मेरे चैम्प्स, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या आता है कि आप 2 रेशनल के बीच में कितना रेशनल ढूंढ सकते हो, तो आंसर आएगा हमेशा इनफाइनाइट। क्या आएगा बेटा? इनफाइनाइट आप आंसर्स ढूंढ सकते हो। ठीक है मेरे चैम्प्स, डन, क्लियर हो गया बेटा? और कुछ डाउट परेशानी तो नहीं ना? पक्का डन? चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब बात आती है रियल नंबर्स और उनके डेसिमल। ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? हाँ अच्छा, ये अब बात आई रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपांशन के बारे में। अब ये होते क्या है पहले ये समझ लेते हैं। डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है? रियल नंबर्स तो आपने पढ़ लिया, उनके डेसिमल एक्सपांशन क्या होते हैं? अरे कुछ नहीं होता बेटा, बचपन से डिवाइड करते आ रहे हो ना, आंसर डेसिमल में आता था तो उसी को डेसिमल एक्सपांशन बोल सकते थे। जैसे नंबर 1, अगर आपको कोई बोले 3/7 में डिवाइड करो तो कर दो डिवाइड, इसी तरीके से करते थे ना। 7 0 पॉइंट लगा करके 30 बनाया, 4 जा हुआ 28 आया, फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ाया तो 7 2 जा 14 आ जाएगा, यहाँ पे 6 बचा, फिर 0 बढ़ाया, 7 7 जा 49, 8 जा 56 आया, फिर 4 आया, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाया, 7 5 जा 35, फिर 5 आ जाएगा। अब 5 आता चलता, 7 7 जा फिर 49, तो 50 में से 49 माइनस करेंगे 1 0, फिर 7 1 जा 7, फिर से 3 आ गया, देखो यही वाली वैल्यू फिर से आ गई, फिर से आएगा 1 4 2 8 5 7 1, फिर 4 2, ऐसा आता चला जाएगा। तो ये नंबर्स आपका कट नहीं रहा है। जो नंबर आपका ना तो कट रहा है ना रिमाइंडर बच रहा है, मतलब रिमाइंडर भी आपका बढ़ता चला जा रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब होता है बेटा, टर्मिनेट का मतलब होता है जो डेसिमल के बाद कुछ दूरी जाने के बाद आंसर उसका रिमाइंडर उसका 0 बन जाता है, उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आंसर आता ही चला जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है बेटा। जैसे 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1, कुछ के बाद रिपीट हो रहे हैं नंबर, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वर्ड है ये। क्या है ये? रिपीटिंग है। इसी तरीके से मान लो 1/7 को अगर डिवाइड करना हो, बस इसी को डेसिमल एक्सपांशन और उसका नाम याद लिखते चले जाओ। मान लो मैंने लिखा 2/3 को डिवाइड करो, तो 3 को डिवाइड करोगे 2 में तो हो जाएगा 0.036 जा 18, फिर 2 आया, ये 666 आता चला जाएगा। तो फिर से क्या बना? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो जैसे ही याद रखना, जब नॉन टर्मिनेटिंग हो चल जाएगा, लेकिन अगर रिपीट हो रहे हो तो वो रेशनल की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग, मतलब वो कोई भी नंबर, जैसे मान लो ये आ रहा है 0.2314567123 कुछ भी ऐसा रेंडमली नंबर आता है जो टर्मिनेट भी ना हो रहा हो और रिपीट भी ना आ रहा हो, तो ये बन जाता है इरेशनल की कैटेगरी में, और ये चला जाता है इरेशनल वाली फैमिली में, जिसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। इसका नाम क्या होता है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो वो काटेगा, यानी ना तो फाइनल आंसर आएगा, ना ही वो रिपीट या रिकर करेगा, रिकरिंग भी बोल सकते हैं।
नॉन रिकरिंग, इन दोनों को नाम बोला जाता है इरेशनल नंबर्स। इसका नाम क्या होता है बेटा? इरेशनल नंबर्स। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग वर्ड आ गया तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा? रेशनल नंबर्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपांशन जो रेशनल नंबर का बनता है या तो टर्मिनेटिंग बनेगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब जैसे टर्मिनेटिंग वाला देख लो, जैसे मैंने बोला 4/5, तो 5 को डिवाइड करोगे 4 से, 4 में 5 से डिवाइड करोगे 0.058 जा 40। अब ये पूरा का पूरा आंसर खत्म, ये आपका टर्मिनेट हो गया, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल एक्सपांशन दो टाइप में हो सकता है, या तो वो टर्मिनेट हो जाए या तो वो नॉन टर्मिनेट हो, दो तरीके से होता है। और दूसरा जो डेसिमल एक्सपांशन होता है इरेशनल का, वो ना तो टर्मिनेटिंग होता है और ना ही नॉन रिकरिंग होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हुआ तो क्या बेटा? इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग तो क्या हो जाएगा? रेशनल। टर्मिनेटिंग बट टर्मिनेटिंग हो गया तो फिर रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो भी क्या आ जाएगा आपका आंसर? रेशनल आ जाएगा। आई होप आपको डेसिमल एक्सपांशन में भी क्लियरिटी आ चुकी है। क्लियर बेटा? क्लियर मेरे चैम्प्स? चलो बहुत बढ़िया, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अब भाई साहब आ ही गए, इन्होंने पीछा छोड़ा नहीं इरेशनल नंबर ने। अब इरेशनल नंबर के डेफिनेशंस तो मैंने बता दी है, लेकिन इरेशनल और रेशनल में जो रिलेशंस होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो किस बेस पर पूछे जाएंगे, जिसको हम ऑपरेशन बोलते हैं, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स का, वो मैं आपको बता देता हूं। यानी इस इरेशनल नंबर को तो मैंने आपको समझा दिया है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है, P/Q के फॉर्मेट में जो नहीं होते हैं उसको हम इरेशनल की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें दो पॉइंट और समझ लो बेटा, जैसे कौन सा नंबर इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे, तो सारे के सारे, पॉइंट नंबर 1, सारे के सारे इम्परफेक्ट, परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर क्यूब हो। जैसे मैंने बोला √4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये तो बन जाएगा रेशनल। लेकिन मैंने बोला √5, तो इसका स्क्वायर रूट तो मैं नहीं निकाल सकता, तो जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता वो सारे के सारे इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। जिसका स्क्वायर रूट और जिसका क्यूब रूट नहीं निकाला जा सकता वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं बेटा? इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पे पॉइंट बना करके लिख लो, पॉइंट नंबर 1 कौन सा? एवरी इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट जो होंगे वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए √8 का क्यूब, अगर क्यूब रूट पूछा जाए तो इसका आंसर 2 आता है, तो ये तो बन जाएगा रेशनल। लेकिन यहीं पे मैंने 9 का क्यूब रूट पूछ दिया तो इसका 9 का क्यूब रूट हम नहीं निकाल सकते, रूट में ही आएगा, तो ये बन जाएगा इरेशनल। तो सिंपल सा अपने दिमाग में फिट कर लो, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाते हैं वो रेशनल में आ जाते हैं। जितने भी नंबर्स का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, जितने भी नंबर्स का स्क्वायर रूट कंप्लीट नंबर में, ऐसा नहीं कि डेसिमल के बाद, हम कंप्लीट नंबर में या डेसिमल के बाद एक जगह पे टर्मिनेट करते हुए फिक्स्ड बच जाए, तो वो सारे के सारे बन जाएंगे हमारे क्या? रेशनल। और जो जिसका हम निकाल ही नहीं सकते, जो रूट में ही रहेंगे, जो आते ही जाते हैं, उनका आंसर हमेशा इरेशनल की कैटेगरी में आता है। एग्जांपल के रूप में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब दूसरा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो। अब एक और पॉइंट इसमें क्या है कि भैया जब रेशनल को रेशनल के साथ प्लस किया जाए, जब रेशनल को रेशनल के साथ माइनस किया जाए, अब रेशनल बोल रहा हूं तो सारे नंबर्स जो आप याद कर लो, जैसे 2/3 4/3 ऐसा कुछ भी, मतलब कंप्लीट नंबर या फिर P/Q के फॉर्म में जो नंबर देखते हैं, माइनस प्लस इंटीजर, सारी फैमिली इसमें इंक्लूड आती है। या रेशनल का रेशनल के साथ मल्टीप्लाई किया जाए या रेशनल का रेशनल के साथ डिवाइड किया जाए, तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा रेशनल में आएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, यहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, ठीक है बेटा। क्या कोई भी रेशनल को किसी रेशनल के साथ अगर आप प्लस करो, जैसे 2 + 2 करोगे तो 4 आएगा, वो भी रेशनल बनेगा। आप बोलोगे 2 - 3 करोगे, माइनस करो तो -1 आएगा, वो भी रेशनल, क्योंकि रेशनल में इंटीजर आता है, इंटीजर में नेगेटिव भी आते हैं। रेशनल में इंटीजर्स और इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब आता है। तो तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, जीरो में आए, अपॉन में आए, कुछ भी आए, वो हमेशा आंसर रेशनल बनेगा। लेकिन अगर रेशनल को इरेशनल के साथ ऐड करोगे,
रेशनल को इरेशनल के साथ माइनस करोगे। ये 10th का कॉन्सेप्ट है बेटा, 10th में बहुत यूज होता है, लेकिन 9th में भी कभी कभी तुमसे पूछ लेता है 1 नंबर के लिए, इसलिए बता रहा हूं। रेशनल को इरेशनल के साथ में मल्टीप्लाई किया जाए या रेशनल को इरेशनल के साथ में डिवाइड किया जाए, कुछ भी वाइस एंड वर्सा जैसे भी मान लो आप, तो उसका आंसर हमेशा बेटा इरेशनल की कैटेगरी में आएगा। क्या आएगा बेटा? इरेशनल। याद रखना हमेशा, जब दो रेशनल नंबर को प्लस किया जाए, माइनस किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो उसका आंसर हमेशा रेशनल आता है। जब दो रेशनल और इरेशनल, मतलब एक इरेशनल हो एक रेशनल, दोनों का कॉम्बिनेशन अगर प्लस किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, डिवाइड किया, उसका आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। एग्जांपल के लिए देख लो, जैसे मैंने बोला 2 + √3, ये है बेटा 2 कंप्लीट नंबर मतलब रेशनल, ये इरेशनल, दोनों को प्लस किया तो इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, ये बनेगा इरेशनल नंबर। अब सर मल्टीप्लाई कर दो, 2 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो भी 2√3 आ जाएगा, 2 का √3 से डिवाइड करोगे तो भी 2/√3 इरेशनल नंबर ही बनेंगे, इसीलिए इसका आंसर हमेशा क्या बनेगा बेटा? इरेशनल। अब आप बोलोगे सर अगर दो रेशनल होते हैं तो उसका रेशनल आता है, रेशनल इरेशनल होते हैं तो उसका आंसर इरेशनल आ जाता है, लेकिन जब केवल और केवल इरेशनल और इरेशनल आपस में कंक्लूड करें, आपस में इंटरसेक्ट करें, तो भैया इरेशनल को इरेशनल के साथ प्लस करो, इरेशनल को इरेशनल के साथ माइनस करो, या इरेशनल को मल्टीप्लाई करो इरेशनल के साथ में, या इरेशनल को डिवाइड करो इरेशनल के साथ में, हम नहीं बता सकते कि इरेशनल आएगा कि रेशनल। बोथ आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको स्टार मार्क करके नोट कर लेना मेरे चैम्प्स, ठीक है? क्या बोल रहा हूं मैंने, फिर से सुन लेना ध्यान से, कि जब दो इरेशनल को साथ में प्लस किया जाए, साथ में माइनस किया जाए, साथ में आपका मल्टीप्लाई किया जाए, या फिर साथ में आपका डिवाइड किया जाए, उसमें दोनों चांसेस हैं, वो या तो रेशनल भी आ सकता है और या तो इरेशनल भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, मान लो √2 क्या है आपका, इसका स्क्वायर रूट तो नहीं निकाल सकता क्योंकि 2 कंप्लीट नंबर, मतलब इसका स्क्वायर रूट तो है नहीं, 4 का होता है 2, लेकिन 2 का तो नहीं होता। इसका मल्टीप्लाई अगर मैंने इसी से किससे कर दिया तो ये 2 कंप्लीट नंबर बन जाएगा, लेकिन √2 का √3 से कर दिया तो √6 आ रहा है, बनेगा? नहीं बन सकता ना बेटा। तो इन दोनों का, दो इरेशनल का मल्टीप्लिकेशंस √6 भी आ रहा है और दो इरेशनल का मल्टीप्लिकेशंस कंप्लीट यानी रेशनल नंबर भी आ रहा है, तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब आप बोलोगे सर प्लस माइनस में करके दिखाओ, तो प्लस में देखो बेटा, 2 + √3 को अगर मैंने 2 - √3 में माइनस कर दिया तो -√3 + √6 खत्म, ये हो जाएगा प्लस का 4। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, सेम क्यों कर रहे हो, डिफरेंस कर दो, तो बेटा ये तो बनेगा रेशनल। अगर मैंने अलग चूज किया, सपोज लो 2 + √5 कर लिया, मैं से प्लस कर रहा हूं 3 - √7 को, तो 3 + 2 5 + √5 - √7, तो ये क्या बने बेटा? ये हमारे इरेशनल बने। तो बेटा ये कंक्लूड करना चाहता हूं कि जब दो इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है तो उसका आंसर हमेशा नहीं बोल सकते, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, लेकिन जब दो रेशनल को कॉम्बिनेट करते हैं, उससे आंसर बनाते हैं, तो उसका आंसर हमेशा रेशनल आएगा, और जब रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन बनता है तो उसका आंसर भी हमेशा इरेशनल आता है। आई होप अब आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी हो चुकी होगी कि कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाएगा और उसके लिए हम किस तरीके से तैयार होंगे, ठीक है? डन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है। क्लास 10th में बहुत बोर्ड में क्वेश्चन, इसमें 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और 9th में भी चांसेस हैं कि आप लोगों को ये देखने को मिल सकते हैं, ठीक है बेटा? क्लियर? चलो बेहतरीन। अब नेक्स्ट, जैसे अभी हमने पढ़ा था फाइंड द रेशनल बिटवीन रेशनल नंबर, अब हमें फाइंड करना होगा इरेशनल बिटवीन 2 रेशनल नंबर, मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में अब हमें इरेशनल नंबर निकालना होगा। दो रेशनल नंबर के बीच में अगर आपसे कोई पूछे इरेशनल निकालो तो कैसे निकालोगे? सिंपल सा तरीका वही है बेटा, बस आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, यहां पे आपको डिवीजन यानी डेसिमल एक्सपेंशन का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला 2 और 3 के बीच में मुझे इरेशनल नंबर्स निकालो, 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर्स। अगर 2 और 3 के बीच में रेशनल पूछता तो मैं क्या कर देता, 2 + 3 / 2 यानी 5/2, इसका आंसर यहां पर आ गया ना बेटा, इजी था, a + b / 2 कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे इरेशनल पूछा है, तो बेटा जब 2 और 3 के बीच में इरेशनल पूछा जाएगा, या फिर अगर मैं आपसे पूछूं √2, दो इरेशनल के बीच में इरेशनल √3 के बीच में पूछा जाए, तो हमेशा याद रखना आपको इसका, जैसे 1.732 होता है,
सॉरी 3 का होता है ना 1.732, ये होता है 1.414। तो इनके बीच में इरेशनल नंबर कौन से हो सकते हैं? इनके बीच में ऐसे है, इरेशनल का नंबर अभी डेफिनेशन समझाया था, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रूट के बीच में तो आप बता सकते हो कि इसका आंसर इतना आता है, इसका आंसर इतना। अब इसके बीच में बहुत सारे 1.41423 कुछ भी 1.41523, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, ये सारे नॉन रिकरिंग भी हैं, तो ये इरेशनल हो सकता है। अब आप बोलोगे सर 2 और 3 के बीच में हम इरेशनल कैसे बना सकते हैं? बना सकते हो बेटा, तुम सोचो, ये रहा 2, तो 2 के आगे 2.1 2 3 4 5 6 7 ऐसा रिकरिंग करते चले जाएं, है कि नहीं बेटा? ये 2 और 3 के बीच में नंबर है कि नहीं? इसी को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर्स। जब जब इरेशनल पूछा जाए अपने दिमाग में बस एक चीज को कंक्लूड करोगे, क्या? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब डेसिमल के बाद कुछ भी उलझुल नंबर आ जाएंगे लेकिन सेम पैटर्न नहीं आएंगे। क्लियर मेरे चैम्प्स? ढूंढ सकते हो आप दो मतलब इरेशनल नंबर ढूंढ सकते हो रेशनल नंबर के बीच में। क्लियर? क्लियर बेटा, इजी तरीके से निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगला पॉइंट चलते हैं। अब कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का देख लेते हैं बेटा, यानी एक्सपोनेंट के कुछ लॉज देख लेते हैं जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे चैम्प्स? ठीक है, एक्सपोनेंट का लॉज जो क्लास 7th में भी आपने पढ़ा होगा बेटा, पढ़ा था ना ये सारी चीजें, कि जैसे मान लो a के पावर p, जब आपका बेस सेम हो, जब आपका बेस सेम हो मेरे चैम्प्स, यानी a के पावर p इंटू a के पावर q, यानी जब आपका बेस सेम हो और मल्टीप्लाई किया जा रहा हो तो बेस को एक बार लिखते हैं, पावर को प्लस कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 5, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? बेस दोनों का सेम है, इस छोटकू भाई को बेस बोला जाता है और ये ऊपर वाले भाई को या तो आप पावर बोल दो या तो आप एक्सपोनेंट बोल दो या तो आप डिग्री बोल दो। आगे जब आप क्लास 10th में आओगे तो इन सभी में से किसी न किसी का यूज होगा, डिपेंड ऑन द चैप्टर्स। चैप्टर के अकॉर्डिंगली हम उसका अलग अलग आंसर बताते चले जाते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है एकदम क्लियर? तो भैया अगर मैं यहां पे लिखा 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 5, तो बेटा बेस तो हमारा सेम है, तो बेस को लिखेंगे एक बार और डिनोमिनेटर को कर देंगे प्लस, तो 2 + 5 यानी हो जाएगा 3 के पावर 7। अब आप बोलोगे क्या सर हमेशा प्लस करना है? सपोज करो 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर -5 होता तो भी प्लस करते। हाँ जी सर, 3 के पावर 2 प्लस ब्रैकेट में माइनस, इसी तरीके से साइन यही रहेगा। अब भले ही इसको ब्रेक कर दो, -5 यानी 3 के पावर -3 आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, अगर कोई भी नंबर जैसे मान लो कोई भी बेस के ऊपर बेस हो, मतलब पावर के ऊपर पावर हो, जैसे मैंने बोला 2 के पावर 3 के पावर का होल 2 है, तो बेटा हमेशा याद रखना कि इन दोनों का क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशंस करते हैं, यानी 2 के पावर 3 इंटू 2 लिख सकते हैं 2 के पावर 3 2 6, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। लेकिन अगर 2 के पावर 3 के पावर 2 ऐसा लिखा हुआ है, ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है, तो हमेशा याद रखना बेटा पहले इसका क्यूब कर, इसका स्क्वायर निकालेंगे, यानी 3 के पावर 2 का मतलब क्या होता है सर? 9, 3 का स्क्वायर 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 के पावर 9। दोनों में डिफरेंस है मेरे चैम्प्स, फिर से सुनना ध्यान से, मैं फिर से बता रहा हूं। जब कभी भी किसी बेस के ऊपर अगर कोई पावर दी जाती है और उसके बाद ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर दी जाती है, मान लो सी दिया है, तो ऑलवेज रिमेंबर उन दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशंस किया जाता है। लेकिन जब ब्रैकेट ना हो और पावर के ऊपर पावर दी जाती है तो 1 by 1 पावर को सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी जैसे मान लो हमने लिखा 2 के पावर 3 के पावर 2, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बेस को वैसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9, ये आंसर इसका आ जाएगा 2 के पावर 9। यहां पर क्या होगा? 2 के पावर 3 का पावर होल 2 है, तो ये 3 2 जा कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रैकेट। जब ब्रैकेट लगेंगे तो उसका आंसर मल्टीप्लिकेशन में आता है, और जब ब्रैकेट नहीं लगेंगे तो हम ऊपर से नीचे पावर को सॉल्व करते आते हैं। ये भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज होता है बेटा। ठीक है, डन मेरे चैम्प्स? क्लियर? चलो बेहतरीन, आइए नेक्स्ट।
नेक्स्ट है बेटा, जब हमें अब जैसे बेस सेम होता है, बेस सेम होता है तो एडिशन, और बेस डिफरेंट होता है तो क्या होता है बेटा, सब्ट्रैक्शन। जैसे मान लो सॉरी बेस सेम होता है बट डिवाइड करते हैं, वहां पे मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, a के पावर p को अगर हम डिवाइड करें a के पावर q से, तो कुछ नहीं करना, बेस को एक बार लिखना, बस माइनस कर देना है। जैसे मैंने लिखा 4 के पावर 5 अपॉन 4 के पावर 3, तो इसका आंसर होगा 4 के पावर 5 माइनस 3, यानी 4 के पावर 2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 16। फिर से समझना, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर यानी एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं। जब बेस सेम हो और आप डिवाइड कर रहे हो, जब बेस सेम हो और आप डिवाइड कर रहे हो तो बेस को एक बार लिख करके पावर को क्या कर देते हैं, माइनस। नेक्स्ट, दूसरे का अपोजिट होता है। अगर कोई भी नंबर्स, कोई भी बेस, जो बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, अगर आपका बेस डिफरेंट है, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 5 के पावर 3, बेस डिफरेंट है बट पावर अगर सेम होने बेटा, तो आप क्या करो, बेस को मल्टीप्लाई कर दो और पावर को एक बार लिख दो, यानी 2 5 10 के पावर 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में रूल होता है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बेटा याद रखना, किसी भी नंबर्स, किसी भी सिंगल कांस्टेंट नंबर, मैं कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, जैसे मान लो कोई कांस्टेंट 2 है, 2 के पावर 0 लिखा है तो उसका आंसर हमेशा 1 माना जाता है। x के पावर 0 लिखा है तो उसका आंसर हमेशा 1 माना जाता है। एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा कांस्टेंट टर्म्स, एक ऐसा कांस्टेंट नंबर जिसके पावर, जिसकी डिग्री, जिसके एक्सपोनेंट 0 हो, उसकी वैल्यू हमेशा टोटल वैल्यू 1 में कंसीडर की जाती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉरी आपके कंपटीशन में, आपके ओलंपियाड में बहुत पूछे जाते हैं, इसको याद रखना। एक और पूछा जाता है कि अगर सपोज करो मैंने आपको बोला कि यहां पे लिखा 2 के पावर -3, तो जो आपने रेशनलाइज पढ़ा होगा, जब भी किसी बेस के पावर में कोई नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है तो उसका हमेशा रेशनलाइज, मतलब वो बोलते हैं ना ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देते हैं हम लोग, तो यानी 2 के पावर -3 है तो इसको 1 अपॉन में 2 के पावर +3 कंक्लूड कर दिया जाता है, एंड वाइस एंड वर्सा, मतलब ये चेंज होते रहते हैं। अगर नीचे पावर में माइनस है तो ऊपर जाकर के प्लस बन जाएगी बेटा, ऊपर प्लस है तो नीचे आकर के माइनस बन जाएगी, ऊपर माइनस है तो नीचे आकर के प्लस, और नीचे प्लस है तो ऊपर जाकर के माइनस। यही हमेशा ध्यान रखना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ये 2 सबसे तगड़े और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ओलंपियाड कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन में, जहां पर इनमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। कांस्टेंट के पावर में अगर 0 होता है तो उस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू 1 मानी जाती है, और ऊपर अगर वेरिएबल में अगर एक्सपोनेंट जो है माइनस में, तो उसका आंसर 1/, के टर्म्स में करके उसको आप पॉजिटिव इंक्लूड कर सकते हो, जिसको रेशनलाइज बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। हाँ, रेसिप्रोकल इज द परफेक्ट वर्ड फॉर दिस, ये इसका रेसिप्रोकल बन जाता है। ठीक है, डन मेरे चैम्प्स, क्लियर क्लियर बेटा। तो हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स खत्म कर दिए हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने फिनिश कर दिए हैं विदाउट एनी डिले, एग्जाम्पल से समझते हुए सब कुछ खत्म कर दिया, ऑपरेशंस खत्म कर दिए रेशनल नंबर्स के सारे चीजों के, और जितने भी टर्म्स रेशनल, इरेशनल फाइंड करना। एक चीज और होती है कि इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर, जो कि बहुत बेसिक्स होता है, उसमें पाइथागोरस का थ्योरम लगता है। ये आपके 9th में उतना तो यूज नहीं होगा, मतलब 9th में, ये 10th में तो बिल्कुल नहीं, 11th में फिर आपको अगर रहा मैथ्स लोगे तो थोड़े बहुत उसका कॉम्पास की हेल्प से और राउंडर की हेल्प से आपको उसका यूज हो सकता है। बहुत बेसिक्स है, वो आप लोगों ने स्कूल में सीखा होगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ बेटा, जब भी किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं, अच्छा रेशनलाइज्म क्या रेशनलाइजेशन के बाद मैं आपको उसको समझा देता हूँ। रेशनलाइज करना का मतलब हमेशा याद रखना कॉन्जुगेट पेयर ढूंढना, ये बहुत ईजी होता है बेटा। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब होता है जुड़वा भाई, अपना हमेशा याद रखना, जुड़वा भाई बोलते हैं, जुड़वा भाई, जुड़वा बहन, आप लोगों को पता होता है, सगा जिसको बोलते हैं। और ये रेशनलाइज हमेशा इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि रेशनल में आप रेशनलाइज करने जाओगे तो उसका इंपैक्ट नहीं पड़ता। ये हमेशा इरेशनल, मैक्सिमम 99.99 के टाइप के क्वेश्चन में जो इरेशनल वाले होते हैं ना, उसी में इसका यूज होता है बेटा। तो जो इरेशनल वाले नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 + √3, क्या लिखा बेटा 2 + √3, इसका अगर मैं आपसे कॉन्जुगेट पेयर पूछूं तो कुछ मत सोचना, इसी का जुड़वा भाई, मतलब प्लस में दिया है तो माइनस में बोल दो, और अगर माइनस में दिया है तो प्लस में बोल दो।
नंबर्स वही रहेंगे, बस साइन बदलता चला जाएगा। ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इज दैट क्लियर एवरीवन? बस रेशनल, जैसे मैंने बोला 1/2 प्लस √3 का रेशनलाइज बताओ, तो कुछ नहीं करना, उसके जुड़वा भाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 - √3 यानी कॉन्जुगेट पेयर से 2 - √3, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे 2 - √3 अपॉन में ये बनेगा फॉर्मूला a + b और ये बनेगा फॉर्मूला a - b का। देखो है ना, a + b और a - b क्या फॉर्मूला होता है सर? a² - b²। a क्या है बेटा? a को हमने 2 लिया है, b को हमने क्या लिया है? √3 लिया है। तो बेटा 2 का स्क्वायर होता है 4 - √3 का स्क्वायर होता है 3। इसका आंसर 1 आ रहा है, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2 - √3 अपॉन में 1। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो एक और क्वेश्चन समझते हैं। अगर सपोज करो मैंने पूछा आपसे कि मुझे 5 + √3 का रेशनलाइज बता दो, ये क्या होगा? तो आप क्या करोगे? इसी का रेसिप्रोकल कर दो। क्या करोगे बेटा? 1 अपॉन में 5 - √3। अब ये कैसे आया? चलो चेक करते हैं। मैंने बताया ना, अब इसका बताना है तो उसको अपॉन में 1 करके इसके जुड़वा भाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी कॉन्जुगेट पेयर से। तो ये क्या आ जाएगा? 5 - √3 अपॉन में 5 - √3। जब काटम पीटी करोगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा, इसलिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब बेटा ये देखो फिर से हुआ a + b और ये हुआ a - b का फॉर्मूला हुआ ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? a² - b²। a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 22 अपॉन में 5 - √3। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये इसका रेशनलाइज बन चुका है। ठीक है, डन। तो रेशनलाइज जब आपसे बोला जाए तो अब आप बोलोगे कि सर न्यूमरेटर कहाँ होता है? बेटा जब आप 10th में आओगे ना तो न्यूमरेटर वाले का भी रेशनलाइज करना पड़ता है, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो आपको कहीं ऐसा क्लियर ये सर्टिफाई ये आपको 100% श्योरिटी नहीं बोला गया है कि डिनोमिनेटर में होगा तभी हम उसका रेशनलाइज करते हैं। हाँ 9th में आपको 99% क्वेश्चन में यही मिलेगा कि डिनोमिनेटर है तो उसका रेशनलाइज कर दो, लेकिन जब आप 10th में ट्रिग्नोमेट्री में आओगे, ट्रिग्नोमेट्री को प्रूव करोगे तो रेशनलाइज करते वक्त वहां पर हमें यूज करना पड़ता है। न्यूमरेटर में भी दिया है तो उसको हमें उसका कॉन्जुगेट पेयर ढूंढ करके मल्टीप्लीकेशन करना होता है साइन कॉस के टर्म्स में। बट अगर नंबर के फॉर्म में करें तो डिनोमिनेटर में है तभी आप यूज करोगे, वरना तो अगर आपसे ऐसा बोला है 5 - √3 तो इसका कॉन्जुगेट पेयर आपसे पूछेगा, डायरेक्टली बता दो 5 + √3, खत्म आंसर, डायरेक्ट बता देना। मतलब उसके जुड़वा भाई कॉन्जुगेट पेयर को बता दो, वो इसका रेशनलाइज थ्योरम बन जाएगा, रेशनलाइज नंबर बन जाएगा। ठीक है, डन, क्लियर। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर आर नंबर लाइन। तो मैं थोड़ा हिंट आपको दे देता हूं बेटा कि जब जब ये आएंगे तो हमेशा पाइथागोरस बाबा को याद करोगे आप। पाइथागोरस बाबा ने ये काम कहा है कि भैया जब भी हमें याद करो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और जब भी इरेशनल नंबर को, शॉर्टकट तरीका बताता हूं फिर समझना, बाकी कंपास से तो आप लोग डिजाइन कर लोगे। मेन होता है यूज कि बच्चे ढूंढना, मतलब वो जो नंबर होता है ना कि कौन सा नंबर लाइन पे नजदीक करूं, पास करूं ताकि आसानी से मिल जाए, वो नंबर लाइन बताने का शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको यूज करना कैसे वो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे और दिखा भी दूंगा अभी मैं आपको। पाइथागोरस बाबा ने ये कंडीशंस दिया था कि जब भी कोई यूज हो ट्राइंगल्स हो तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर को आ जाए। अब जब तुम्हें ये बोला जाए बेटा कि रिप्रेजेंट करो इरेशनल नंबर को, तो बस एक चीज को तुम्हें पकड़ना है, क्या? इन बेस वाले भैया को पकड़ के रखना, इनको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जो क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, जैसे बोला गया √6 का मुझे बता दो, क्या √6 को नंबर लाइन पर डिनोट करना है, करके दिखा दो। घबराना नहीं, √6 को इन भाई साहब को दे देना और फिर मत घबराना बेटा, फिर भी मत घबराना। क्या करना है सर? क्या करूं? इस रूट वाले 6 से एक कम करके बेस वाले भाई को दे देना है, प्लस बाद में 1। हमेशा याद रखना मेरे चैम्प्स, हमेशा याद रखोगे आप, हमेशा याद रखोगे। आपको एक चीज याद रखनी है बेटा, क्या याद रखनी है सर? सर हमें याद क्या रखनी है कि जो भी हमसे पूछा जाएगा उससे एक कम करके, यानी उससे एक कम करके √5 का होल स्क्वायर हमेशा बेस को देंगे और परपेंडिकुलर को हमेशा 1 देंगे।
परपेंडिकुलर को हमेशा 1 देंगे और बेस को जो भी क्राइटेरिया, जो भी नंबर्स को नंबर लाइन पर डिनोट करने के लिए, जो भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर डिनोट करने के लिए आपसे पूछा जाएगा, उसी इरेशनल नंबर को पकड़ लेना, उससे एक माइनस एक कम करके रूट के साथ में बेस को सौंप देना कि भैया ये तुम पकड़ लो, अपनी जिंदगी अपनी जिंदगानी इसी से तुम्हें सॉल्व करनी है। और बगल वाले भैया यानी परपेंडिकुलर भैया जी को क्या दे देना, 1, कि भैया तुम्हारा 1 में ही निपटारा हो जाएगा, तुम कुछ सॉल्व कर लो। अब देखो ये जब स्क्वायर रूट जब आप करोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 + 1 रूट में, जिसका आंसर रूट में 6 आ रहा है, ये इसका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, जिसको आप नंबर लाइन में डिनोट करना। अब डिनोट कैसे करोगे, ये आपका नंबर लाइन रहा बेटा, यहां पे मान लो 0 है, तो मेरे चैम्प्स तुमने बेस क्या बोला है, √5 बोला है, तो √5 के लिए बेस को √5 बनाने के लिए आपको सबसे पहले √5 को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहां पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, ऐसा कुछ बनता चला जाता है। तो आपको सबसे पहले √5 को बनाने के लिए ठीक है बेटा, डन, समझ में आ गया, क्लियर हुआ बेटा। तो 0 1 2 3 4 5 ये हमारी जो क्राइटेरिया बन रही है। अब इसको डिनोट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें डिनोट करने के लिए ये देखना पड़ेगा, जैसे ये जो √5 है, √5 को इन भाई साहब से हेल्प ले लेनी है। अब √5 किसके नजदीक बन सकता है, किसके स्क्वायर के नजदीक बन सकता है, √5 का, उसके नजदीक बना करके कॉम्पास रख करके आप आंसर निकाल दोगे। चलो एक और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, दूसरा वाला। जैसे मैं बोलूं √2 को डिनोट कर दो बेटा, अब √2 को बेस क्या दे दोगे, उससे एक कम करके, यानी 1, और इसको भी 1 दे देना, रूट में आ जाएगा 2, आ गया बेटा। अब नंबर लाइन पे डिनोट करो, तो ये रहा आपका 0, ये रहा 1, ये रहा 2। अब बेटा आपको क्या करना है, बेस को 1 पे लेना है, तो ये रहा आपका बेस, ये रहा आपका बेस, और इस बेस से 1 यहां पे गया, 1 यहां पर गया, ये 1 ये 1, तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, रूट का 2। अब रूट का 2 बना, यहीं से जो भी और होगा उससे एक खींच देना, ये वाला पॉइंट ही क्या बन जाएगा आपका बेटा, रूट का 2। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा, अगर मान लो यहां पे √5 का पूछता, तो √5 से एक कम करके √4 + 1 ये बनता, और √4 किसके बराबर होता है सर, 2 को। तो बेस हम क्या बनाते, बेस हम 2 पर बनाते, 2 ये रहता, ये पूरा का पूरा 2, ये पूरा का पूरा 1, तो यहां से इसको इंडिकेट करते और यहां से इसको मिला देते, तो ये वाला पॉइंट जो बनता ये √5 का बन जाता। क्लियर हो रहा है, बस इस तरीके से आप नंबर को इंडिकेट कर सकते हो। समझ में आया बेटा, क्लियर मेरे चैम्प्स। तो हमने सभी के सभी चीजों का, जितना भी चैप्टर 1 से चीजें बन सकती थी, सारी चीजों का पूरा वेल एक्सप्लेनेशन हमने सीख लिया बेटा। सब पर बेस्ड हमने एग्जांपल्स भी देख लिए हैं, और उन सभी एग्जांपल्स का अच्छे तरीके से हमने रिविजन्स भी कर लिया है। तो आई होप अब आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। एक बार हम लोग पूरा का पूरा कंक्लूड कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने सबसे पहले रियल नंबर्स फैमिली के बारे में पढ़ा, जो कि डेटा था उस पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ा। उसके बाद हमने 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल को फाइंड करना सीखा। फिर हमने डेसिमल एक्सपांशन सीखा, डिवाइड करते चले जाते हैं। अगर वो टर्मिनेट हो रहा है, 2 ही चीज हो सकती है, या तो टर्मिनेट हो जाए या तो नॉन टर्मिनेट बने, लेकिन वो डेसिमल एक्सपांशन बनेगा। और दूसरा, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट होने के साथ साथ नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग हो जाए तो वो बन जाता है आपका इरेशनल नंबर। फिर हमने इरेशनल नंबर को देखा, इरेशनल में रेशनल का कॉम्बिनेशन देखा, रेशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन देखा, और इरेशनल का इरेशनल के साथ में कॉम्बिनेशन देखा। उसके बाद एट द एंड लास्ट में हमने रेशनलाइजेशंस देखा। उसके बाद हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखा, और लास्ट में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर का नंबर लाइन पर हमने चीजें को क्लियर किया है। ठीक है बेटा, डन। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर्स 1 शॉट 1 घंटे के अंदर अंदर हमने पूरा अच्छे तरीके से रिवाइज करते हुए कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल चिंता मत करना, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बेटा कि इस क्लास को एक बार 2x स्पीड पर और रिवाइज कर लो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आया। मैं आपको दावे के साथ और गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आपने ध्यान से इस लेक्चर्स को सुन लिया है, उसका प्रॉपर नोट्स बना लिया है, तो अब आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि हमने उस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ में कंक्लूड करते हुए क्वेश्चन को सीखा है मेरे चैनल से। ठीक है, डन बेटा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब से आपकी क्लासेस हमेशा कंटिन्यू, आपको जिस चैप्टर के डाउट रहेंगे हर चैप्टर के 1 शॉट आप धीरे धीरे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। ठीक है,
चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और अपने पेरेंट्स के का भी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे चैंपियंस। क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऑल द बेस्ट। और आपको क्या क्या चीजें और चाहिए कमेंट बॉक्स में भर भर के बता दीजिए। गॉड ब्लेस यू माय चैंपियंस, ऑल द बेस्ट।